किसी भी नेशनल एग्जाम में जो रैंक्स होते हैं वो ग्रोसली 4 स्लॉट में डिवाइड होते हैं, 1 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 एंड मोर देन 10,000। ये हर एक स्लॉट में जितने भी बच्चे होते हैं उनका नॉलेज ग्रोसली ओवरऑल सेम ही होता है। यानी कि आपका 10,000 रैंक आता है तो आपका और 1000 रैंक वाले बच्चे का नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होता है एंड इन बिटवीन आपका रैंक बहुत बार फ्लक्चुएट भी होता होगा टेस्ट में। सिमिलरली जो टॉप 100 रैंक वाले बच्चे होते हैं उनका नॉलेज भी ग्रोसली सेम होता है। बट एक चीज़ जो उनको डिफ्रेंशिएट करती है वो है वो एग्जाम या टेस्ट के 3 घंटे। वो 3 घंटे में जिसने अपने माइंड को सबसे ज़्यादा फोकस्ड एंड स्टेबल रख दिया वो ले जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर 1000 एंड जो नहीं रख पाया उसका उस स्लॉट में आएगा 100 या फिर 10,000। एंड कैसी माइनर मिस्टेक्स होती है वो मैं आज आपको मेरे खुद के एग्जाम्पल से बताता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 से ऑल इंडिया 76 तक जंप कर गया था। एंड अगर आप भी ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका रैंक भी 5,000 से 50,000 तक जंप कर सकता है। आई नो 76 इज़ अ वेरी गुड रैंक एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। मैं उन टॉपर्स में से नहीं हूँ जो 99% आने के बाद भी रोए कि यार वो शिट 1 मार्क से रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब मेरी कैपेसिटी एंड लेवल ऑल इंडिया रैंक 1 का था तब मैंने जो गलती की जिसकी वजह से मेरा रैंक 76 आया वो आपको बताना जरूरी है ताकि आप वो ना करो एटलीस्ट। एंड ये चीज़ें आपको एग्जाम के 3 घंटे में नहीं करनी होती है, ये चीज़ें आपको एग्जाम के अगले दिन या फिर एग्जाम के दिन मॉर्निंग में करनी होती है टू गेट योर माइंड एट द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो बात है मई 2019 की, जब मेरी एम्स की एग्ज़ाम थी। अब थोड़ा सा उसके फ्लैशबैक में जाए तो जनवरी 2019 में मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी, नीट पीजी की, जिसमें मेरा आया था ऑल इंडिया रैंक 186 आउट ऑफ 1.5 लाख MBBS स्टूडेंट्स। दैट वाज अ वेरी ह्यूज रैंक एंड मुझे दिल्ली मुंबई की टॉप कॉलेजेस में फ्री में सर्जरी की सीट मिल रही थी जो कि मेरी ड्रीम ब्रांच थी। एंड तब मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एंड रिस्की डिसीजन लिया कि आई विल नॉट टेक सीट एट दिस रैंक। यस, मैं इस रैंक से अब कोई सीट उठाऊंगा नहीं। अब वो डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे एडमिशन लेना था सिर्फ एंड सिर्फ एम्स में। अब जब आप इतना बड़ा एंड रिस्की डिसीजन लेते हो ना तब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड थ्रिलिंग ड्रामाज होते हैं उस टाइम पर, जो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट मैंने नीट के लिए काउंसलिंग का फॉर्म तक नहीं भरा था क्योंकि मुझे एम्स में लेना था। क्यों मैं नीट से सीट लूँ? इवन नीट में मेरा फर्स्ट रैंक भी आ जाए तो भी मुझे एम्स में एडमिशन लेना है तो मैं नीट से सीट लेके क्या करूंगा। हालांकि मुझे पक्का पता था कि भैया एम्स में रैंक लाना बहुत ही डिफिकल्ट है, सिर्फ 2-4 सीट होती है पूरे इंडिया में और अगर नहीं आया रैंक तो इस तरफ भी गया इस तरफ भी गया, ना नीट में लगेगा ना एम्स में भी लगेगा। लोग 1-2-3 करोड़ तक खर्च करने के लिए रेडी होते हैं पीजी की सीट के लिए, इवन लास्ट कॉलेज में। एंड मुझे यहाँ पर इंडिया की टॉप कॉलेज में फ्री में मेरी ड्रीम सीट मिल रही थी, फिर भी मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हो गया था। एंड पता नहीं वो कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, बट जो भी था वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करके लिया था। एंड कैलकुलेटेड रिस्क आप जितना बड़ा लेते हो ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होता है, चाहे एग्जाम की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो या कोई भी पार्ट हो लाइफ का। तो मैंने नहीं भरा नीट के लिए काउंसलिंग का फॉर्म। नीट का काउंसलिंग कंप्लीट भी हो गया, उसके बाद एम्स भी आ गया 4 महीने बाद। मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था एंड अप्रैल में मैंने जितने भी ग्रांड टेस्ट दिए थे उन सब में मेरा ऑल इंडिया में टॉप 5, 10 या 20 में रैंक्स आ रहा था। एंड आई वॉज श्योर कि मैं एम्स में टॉप 5 में तो फोड़ ही दूंगा। बट हुआ यूँ कि लेते तो ले लिया था वो सीट छोड़ने का डिसीजन, बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती गई वैसे वैसे मेरे ऊपर प्रेशर एंड टेंशन बिल्डअप होता गया। क्योंकि एक तो मैंने सीट छोड़ दी थी इतना अच्छा रैंक होने के बावजूद, दूसरा मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी एंड मैं उनको दे तो नहीं रहा था, ऊपर से उनसे ले रहा था। कब तक ऐसे पैसे लेके पढ़ते रहेंगे? एंड तीसरा, लोग मुझे पागल बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है तू, खुद से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? इतना अच्छा रैंक, इतनी अच्छी कॉलेज, इतनी ब्रांच, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों नहीं ले रहा है? तू पागल हो गया है क्या? एंड ये सब मिल के सिचुएशन इतनी हैवी हो गई कि एग्ज़ाम की अगली रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं रात को 10:30 बजे सो गया था क्योंकि नीट के टाइम पर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी नींद के लिए। एंड हमारे गुजराती में एक कहावत है कि दूधनो दाज्यो छाछ भी फूंकी फूंकी ने पीवे, यानी कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। तो इसलिए इस बार मैं कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता था। रात को 10:30 बजे बहुत ही जल्दी सो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। कॉन्फिडेंस था, पॉजिटिविटी थी, सेल्फ ट्रस्ट था, इवन टेस्ट में भी टॉप 10 में रैंक्स आ रहे थे। फिर भी पता नहीं क्यों बट अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे। कैसा पेपर आएगा, रैंक नहीं आएगा तो क्या होगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे आगे का सब होगा। ऑब्वियसली मुझे पता था कि टॉप 10 टॉप 100 में रैंक तो पक्का ही आने वाला है, बस दिक्कत ये थी कि एम्स में सिर्फ 2-4 सीट होती है सर्जरी की। अब उसमें थोड़े से भी ऊपर नीचे हो गया तो सीट नहीं मिलेगी। एंड ऐसे नींद के लिए ट्राई करते करते टाइम जा रहा था एंड बज गए रात के 12। अब जो टेंशन है वो कल के एग्जाम के टेंशन से शिफ्ट होके किसी और चीज़ पर चला गया। वो चीज़ ये थी कि साला नींद क्यों नहीं आ रही है? भाई आ जा नींद, तू आ जा, क्यों इतना परेशान कर रही है मुझे? सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरे साल की मेहनत तो पानी फिर जाएगा। एंड इसी टेंशन में और भी ज़्यादा थॉट्स आने लगे एंड उसकी वजह से नींद और भी दूर भागती चली गई।
ये एक साइकिल जैसा बन गया, नींद नहीं आने का टेंशन एंड वो टेंशन की वजह से और ज़्यादा नींद नहीं आना। 2 बज गए थे रात के एंड मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी भैया। वॉशरूम जाके आ गया मैं, घर में देखा सारे लोग सो रहे थे, किसी को जगाना भी ठीक नहीं लगा। कंबल ओढ़ के सो गया, साइड में दबा के कंबल को सो गया, उल्टा होके सो गया, नींद ही नहीं आ रही थी साला। इतना ज़्यादा टेंशन आ गया था मुझे, एक बार तो मेरी आंख से आंसू निकल गए। आई वॉज लिटरली क्राइंग आफ्टर 2 AM एट दैट नाइट विथ फुल ऑफ टेंशन एंड प्रेशर इन माई माइंड। फिर पता नहीं कैसे बट रात के 3 बजे के बाद मुझे नींद आ गई एंड सुबह दिक्कत ये हुई कि अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई सुबह 6 बजे। अब दिक्कत ये होती है ना कि एग्जाम के दिन आपकी एक बार नींद खुल जाए तो आप कितना भी ट्राई कर लो आपको वापस नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यार 3 घंटे बाद तो लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नींद कहाँ से आएगी आपको। फिर भी मैंने ट्राई किया कि यार थोड़ा सो जाता हूँ, क्योंकि 3 घंटे की नींद हुई थी जो कि बहुत ही कम थी एंड स्लीप वॉज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ मी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम। रात को 7 घंटे की नींद मुझे चाहिए ही चाहिए होती थी उस टाइम पे। अगर 6.5 घंटे की भी नींद हो जाए तो भी वो आधे घंटे की नींद मिस होने की वजह से पूरे दिन दिमाग में हैवीनेस रहती थी। एंड ये जो चीज़ थी वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के बाद मेरे दिमाग ने मान लिया था कि भैया नींद नहीं मिलेगी तो बात खत्म। एंड यहाँ पर एग्जाम के दिन तो हाफ आवर की बात तो छोड़ो, नींद आधे से भी ज़्यादा कम हो गई थी। 7 घंटे की चाहिए थी, मुझे मिली थी सिर्फ 3 घंटे की नींद। तो अब एग्जाम का टेंशन तो गया भाड़ में, मुझे टेंशन आ गया कि अब क्या होगा, बात खत्म, सब कुछ खत्म, नींद ही नहीं आई, दिमाग ही काम नहीं करेगा, एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करेंगे हम बेस्ट। दोपहर में सपोज एग्जाम होती तो भी सो जाता सुबह उठ के थोड़ा बहुत, बट अब तो 9 बजे एग्जाम थी तो ये जो भी था वो 3 घंटे की नींद थी मेरे पास और उसमें मुझे बेस्ट परफॉर्म करना था। उठा, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, बट सारा दिमाग खुल नहीं रहा था। किसी ने गले में प्लास्टिक लपेट के ऐसे ऑक्सीजन नोच लिया हो और ऐसे इतना ज़्यादा दिमाग ब्लॉक हो गया था मेरा। इट वॉज अ रियली हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी। जिस दिन के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, जिसके लिए इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, कॉन्फिडेंट था, इतने ज़्यादा रिस्क लिए थे, सब कुछ दाव पर लगा दिया था, उसी दिन मेरा हाल सबसे वर्स्ट हो गया था। मम्मी को ये सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने बोला कि भगवान का नाम ले और मेरे माथे पर हाथ रख के बोला कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, तूने मेहनत की है, तुझे रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी बहुत नींद का दिक्कत है बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैंने अपने मुश्किल टाइम से सीखी है, वो ये है कि आप कितनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट या वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाओगे बट आपके पेरेंट्स के सिर्फ 2 वर्ड्स आपका आधा से ज़्यादा टेंशन एंड प्रेशर रिलीव कर देंगे। एंड सो उसी टाइम पर मम्मी के वर्ड्स और भगवान की प्रेयर्स ने मेरे माइंड को थोड़ा बहुत रिलीव कर दिया। हर वीडियो में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको गाइडेंस एंड मोटिवेशन देता हूँ भैया, यू वॉन्ट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। आज ही सब्सक्राइब करके वीडियोस देख लेना सारे के सारे। मेरे जो फियांसे है, जो कि उस टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड थे, उन्होंने भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया था। उनके पास पता नहीं कहाँ से, बट जब भी मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में होता हूँ तब इतने ज़्यादा रेस्क्यूज आइडियाज़ आते हैं जो प्रैक्टिकली मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ऊपर उठने में। मेरे तो भैया लाइफ सेट है। एंड देन मैं एग्जाम देने के लिए गया। कितना भी ज़्यादा आपके दिमाग में टेंशन या ब्लॉक हो, बट एग्जाम सेंटर का जो माहौल होता है ना, उसकी वजह से दिमाग थोड़ा बहुत अलर्ट हो ही जाता है। एंड इवन एग्जाम सेंटर पे भी मैंने माइंड को फोकस्ड एंड कंसंट्रेशन के लिए इतनी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ की थी जो मेरी फियांसे ने मुझे उस दिन सुबह कॉल करके बताया था। उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ करूँगा, अभी 1-2 दिन में ही आ जाएगा। आप जब पढ़ाई से बोर हो जाओ, जब 5-10 मिनट फ्री हो, तब वो वीडियो को जरूर देख लेना रादर देन डूइंग सम सोशल मीडिया स्टफ। वो एक छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में आपके स्लॉट में टॉप पर पहुंचा देगा लिटरली। तो ट्राई करता हूँ कि अगले 1-2 दिन में वो रिलीज़ हो जाए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए आपकी एग्जाम में। हाँ, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ मैंने एग्जाम दिया, बट फिर भी यार 3 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा कम थी मेरे लिए। एंड वो भी तब जब मेरा गोल ऑल इंडिया रैंक 1 का था, जिसके लिए आपको इवन माइनर चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर जाती है वो 3 घंटे के अंदर। तो उसकी वजह से 10-15 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, वो सिली मिस्टेक्स करके गलत कर दिए थे, जो टॉपर को एटलीस्ट नहीं गलत होने चाहिए। हाँ, किसी भी पेपर में 20 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं जो किसी को नहीं आते, इवन टॉपर्स को भी नहीं आते। 20-30 और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए भी आप गलत करके आते हो सिली मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि वो हाई प्रेशर टाइम कंस्ट्रेनिंग सिचुएशन में थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स सबसे हो जाती है, टॉपर से भी हो जाती है। बट उसके अलावा वो 40-50 क्वेश्चंस के अलावा 10-15 क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे जो गलत नहीं होने चाहिए थे, मेरे से बिल्कुल ही मुझे आते थे, फिर भी मेरा माइंड उस टाइम पर थोड़ा बहुत ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से वो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। एंड दैट वाज अ वेरी बिग लॉस टू मी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 से चला गया था सीधा ऑल इंडिया रैंक 76 तक। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो हर बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाती है, स्पेशली एग्जाम्स के पहले। मेरे 10 में से 8 फ्रेंड है जो एग्जाम के अगले दिन सिर्फ 2 या 4 घंटे की नींद देके एग्जाम देने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड सबको पता है, सारा रिसर्च हो चुका है कि भाई मिनिमम 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए ही चाहिए आपके माइंड को प्रोडक्शन की पीक पे ले जाने के लिए।
बट फिर भी वी इग्नोर इट। सो आप मुझे प्रॉमिस दो कि आप ये मिस्टेक नहीं करोगे आपके एग्जाम के पहले, पक्का पूरी की पूरी स्लीप एडेक्वेट लोगे ही लोगे। हाँ, लास्ट डे पर पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पढ़ाई छोड़ दो बाकी तो बाकी, अब लास्ट डे में कुछ नहीं पढ़ना होता, ऐसा नहीं कहूंगा। पढ़ो, इवन एग्जाम सेंटर तक पढ़ो, बट नींद प्रॉपर 7 घंटे की लेनी ही है, तभी आपका रैंक आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आएगा। एंड प्रैक्टिकली ही आप सोचो कि कितना चांस है कि आपने रात को 4 घंटे वो एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, एंड सामने कितना चांस ये है कि आपने पूरा साल जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड अगर आपने नींद ठीक से नहीं ली तो वो पूरा साल का जो नॉलेज आपके दिमाग में पड़ा है वो आपका ब्रेन रिकॉल ही नहीं कर पाएगा, एंड यू विल एंड अप हर्टिंग योर ऑन सेल्फ। सो एक तो पढ़ाई की तो टेंशन ही छोड़ दो आप, अगर ऐसा है कि भाई 4 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरी जैसी हालत है कि चलो सो भी गए फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो उसका भी इलाज है। जब हमको नींद नहीं आती है ना, तब हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि साला नींद क्यों नहीं आ रही है, एंड ये जो नींद क्यों नहीं आ रही है वो वाला जो थॉट है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो हमको सिर्फ उसको ही हैंडल करना है। यू हैव टू टेल योर ब्रेन दैट इट्स ओके, डोंट वरी, नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, इट्स ओके, नॉर्मल चीज़ है। सबको एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत ऐसा इश्यू रहता है, नींद नहीं आती है, टेंशन आता है, आ जाएगी थोड़े टाइम में। तो ऐसे आपको आपके माइंड को रिलैक्स करना है रादर देन स्ट्रेसिंग आउट कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। हम क्या करते हैं, वो थॉट को डिफेंड करने चले जाते हैं कि साला मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद आनी चाहिए, आ जा भाई, नींद आ जा तू। ऐसा नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स योर ब्रेन, एक ट्रांस स्टेट में चले जाना है जहां पर दिमाग में बस फ्लोस जा रहा है थॉट्स के, पैसिवली जा रहा है, कोई एक्टिवली कुछ सोचना नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बहने दो बस। ऐसे अगर आप दिमाग को खुला छोड़ देते हो, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेचिंग नहीं करना है, कोई भी थॉट को एक्टिवली उसको डिफेंड नहीं करना है, जस्ट जो भी आ रहा है उसको आने दो, तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप सो जाओगे। दिस इज द थिंग विच आई लर्न फ्रॉम द मेडिटेशन एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल इवन फॉर द पेशेंट्स विद स्लीप डिसऑर्डर्स। सो आपको भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एग्जाम के पहले स्लीप को प्रॉपरली लेके ही एग्जाम देने जाना है, एंड एग्जाम के दिन सुबह एंड इवन एग्जाम सीट पर बैठ के एग्जाम के जस्ट 15 मिनट्स पहले कैसे आपके ब्रेन को फोकस्ड रखना है, उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं अभी कल परसों डाल दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा, देख लेना एक बार। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।